बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अस्सलाम वालेकुम, और दूसरी चीज़ ये कि आज जो आप लोगों को बुलवाया गया ना, तो इसकी एक ख़ास वजह थी आप लोगों को बुलाने की। क्योंकि असल में मैंने आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि 2019 के बाद से जो ना 2019 के बाद से, अभी इस वक्त 2023 चल रहा है भाई, ठीक है भाई, 2023 चल रहा है। तो 2019 तक आपका जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पेपर पैटर्न था ना, वो बड़ा अजीब सा था, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल इसमें आपके 10 नंबर का सेक्शन ए और 24 नंबर का आपका सेक्शन बी, ठीक है जी। और आगे कितने बचे आपके पास? 28। सोच लो 10 हो गए आपके सेक्शन ए के, 24 हो गए सेक्शन 16 नंबर, वेरी गुड। 16 नंबर आपके हो गए सेक्शन सी, ठीक है जी। यहाँ आपको बेटा MCQs होते थे, ठीक है जी। यहाँ आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते थे, ठीक है जी। और यहाँ आपके होते थे लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन 2019 के बाद आपको पता है कोरोना आ गया था, जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा कंपलसरी, और बहुत कंपलसरी के तो खैर पेपर हुए ही नहीं तकरीबन 1.5-2 साल तो। और इसके अलावा जब 2022 के पैटर्न से जब हम चलना शुरू हुए तो कुछ इस तरह की चेंजेस आई कि 2023 में आपके पास सेक्शन ए जो था वो 20 नंबर का बन गया MCQs। इसके अलावा 20 नंबर का आपका सेक्शन बी बन गया शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। और 20 नंबर का आप 10 नंबर का आपका जो है वो क्या बन गया? सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों के अंदर जो सबसे ज़्यादा कारामद चीज़ थी ना, वो ये थी, ये कारामद ये है। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है मे भी अभी कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही हैं कि वापस 2019 से पहले वाला जो पैटर्न था ना, 2019 तक जो पैटर्न था वो वापस आ जाएगा, जिसमें हमारे 10 नंबर के MCQs होंगे और आपका 24 नंबर का सेक्शन बी होगा और 16 नंबर का आपका सेक्शन सी होगा, जिसमें 8-8 नंबर के 2 हमारे पास क्या आएंगे? लॉन्ग क्वेश्चन। 4-4 नंबर के 6 जो है वो हमारे पास क्या आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन। और 1 नंबर का आपका MCQs 1 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो आपके 20 MCQs थे 1-1 नंबर के, और आपके पास 5 आपको शॉर्ट करने थे 4-4 नंबर के, और यहाँ पर आपका 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता था, ठीक है जी। लेकिन अभी कुछ लग रहा है कि हो सकता है मे बी के 2019 वाले पैटर्न को वापस जो है वो रिकंटिन्यू करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात यहाँ पर ये आती है बेटा कि सर हमें काइंडली ये बता दें आप कि चैप्टर वाइज हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो देखने चाहिए। चैप्टर वाइज अगर हम देखें सेकेंड ईयर के अंदर, ठीक है जी, पाक स्टडीज़ में, तो हमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो देखने चाहिए चैप्टर वाइज। तो चैप्टर नंबर 1 में बेटा मैं पहले आपको जो है बता चुका था, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ थी? कंडीशन ऑफ साउथ एशिया। मैं पहले आप लोगों को शॉर्ट में आप लोगों को पहले कंप्लीट करूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए कि ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। कंडीशन ऑफ साउथ एशिया। अच्छा, कंडीशन ऑफ साउथ एशिया को अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास वो चीज़ें क्लियर होंगी जब मुसलमान आने से पहले या मुसलमानों के आने से पहले जो उस वक्त के हालात थे ना, जो उस वक्त की जो कंडीशंस थी, जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम था, जैसे वीमेन स्टेटस था, जैसे लोगों को उनकी ज़ात के मुताबिक काम दिए जाते थे, ये कंडीशंस थी और ये कंडीशंस आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 जो आता है ना, वो हमारे पास क्वेश्चन आता है, कौन सा? आइडियोलॉजी। अच्छा जी,
आपके पास ये आइडियोलॉजी जो ना दो तरह से बनता है क्वेश्चन, या तो आपसे पूछ लिए जाएंगे व्हाट इज आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजी, या आपसे पूछा जाएगा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अगर देखिए आपसे अगर आइडियोलॉजी पूछी जाएगी तो आपको आइडियोलॉजी की डेफिनेशन बतानी है और इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बताना होगा, सही है। लेकिन जब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बताना पड़ेगा तो फिर आपको आइडियोलॉजी भी बतानी पड़ेगी, इस्लामिक आइडियोलॉजी भी बतानी पड़ेगी और फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान भी बतानी पड़ेगी, जब जाके आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये वाला जो क्वेश्चन है वो तकरीबन ये समझ लें कि अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके सिर्फ 10 से 20% चांसेस होते हैं, 10 से 20% इसके चांसेस होते हैं, ये ज़्यादातर नहीं आता, आपसे यही पूछा जाता है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि पाकिस्तान स्टडीज़ 50 नंबर का होता है, लेकिन वो चाहते हैं 50 नंबर में आपको बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ लीजिए। अच्छा जी आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? यस नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिया। अच्छा जी मैंने आप लोगों को बेटा टू नेशन थ्योरी के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड भी बताया था कि अगर आपके पास टू नेशन थ्योरी आता है तो आप टू नेशन थ्योरी को सॉल्व किस तरह करेंगे। तो टू नेशन थ्योरी को आपको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप टू नेशन थ्योरी की डेफिनेशन लिखें, लिख दिया? अच्छा डेफिनेशन के अंदर ही एक छोटा सा आपका बैकग्राउंड भी आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप लिखें फाउंडर, लिखें फाउंडर कौन थे इसके? सर सैयद अहमद खान। इसके बाद अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट और फिर कायदे आज़म की स्टेटमेंट। अगर आपके पास शॉर्ट में आता है तो आप इन चीज़ों को आप बता सकते हो, लेकिन शॉर्ट में बता सकते हो। लेकिन जब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार ये टू नेशन थ्योरी जो है ना आप लोगों के पास नोट में भी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह लिखना नोट में, आपको फिर हर चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। यहाँ अगर आपको एक एक स्टेटमेंट बतानी पड़ रही है तो उसमें दो दो स्टेटमेंट बतानी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ब्रीफली बैकग्राउंड बता रहे हैं, वहाँ थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा बैकग्राउंड को, डेफिनेट मतलब हर चीज़ आपकी जो ना फिर डबल हो जाएगी जब जाके आपका नोट जो है वो कंप्लीट होगा। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट होता है, लेकिन आप बच्चे क्या करते हैं, अगर आपसे टू नेशन थ्योरी के बारे में बच्चों से पूछो ना तो उनकी साइकी क्या होती है, टू नेशन की डेफिनेशन बताओ और ख़त्म करो। तो मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर आपसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन किया जाए तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप उसकी डेफिनेशन करें उसके बाद दैट्स इट और पेन को बंद करके रख दें। तो अगर आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो वो आपसे देखिए पूछना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। और अगर मैं टू नेशन थ्योरी आपके पास आता है तो टू नेशन थ्योरी में उनके जहन में जो आपका कॉपी चेकर होगा या आपका कॉपी चेक करने वाला होगा उसके जहन में ये क्वेश्चंस आएंगे, इनको देख के, टू नेशन को देख के, ठीक है जी। अगर आपने ये क्वेश्चन आपने लिख दिए, इसका आंसर दे दिया, तो इसका मतलब ये कि आपने इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा जी आगे चलूं, और कौन सा क्वेश्चन है भाई? और कौन सा क्वेश्चन है भाई? हाँ जी, खिलाफत मूवमेंट। अच्छा जी, खिलाफत मूवमेंट या तहरीक खिलाफत। अच्छा अगर हम इस तहरीक खिलाफत में देखें तो आपसे पहले ये पूछा जाएगा भाई ये मूवमेंट थी क्या, कौन कौन इस मूवमेंट में थे, और ये जो मूवमेंट हुई किस किस ने इसमें क्या किया, शिरकत की। नेक्स्ट चीज़, मकसद क्या था इस खिलाफत मूवमेंट का। तकरीबन ये समझ लें कि 4 हेडिंग्स बन गई हमारे पास। व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट, छोटा सा बैकग्राउंड, कौन कौन शामिल थे, और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं देखें आपके पास टू नेशन थ्योरी थी, 1 नंबर 2 3 4, और आपका क्वेश्चन भी कितने नंबर का ये शॉर्ट में 4 नंबर का। इसकी भी अगर 4 हेडिंग बनती हैं तो सबका 1 नंबर 2 3 और फिर 4, ठीक है जी। अब खिलाफत मूवमेंट में कौन कौन शामिल थे भाई? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अच्छा देखिए अब बात आ गई सर अगर हमारे पास
ये लॉन्ग में आया तो लॉन्ग में ये आता नहीं है, ये आपके पास शॉर्ट में ही आता है। और वो आपसे ये पूछेंगे कि खिलाफत मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स थे या मकासद थे या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो बता दे ज़रा। तो एम्स या मकसद या उसके अकरास क्या थे, ठीक है जी, वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट, मिसाके लखनऊ। अच्छा, इस मिसाके लखनऊ में यह हमारे पास आता है लखनऊ पैक्ट में। आपके पास ये पॉइंट इस तरह पूछा जाएगा कि व्हाट वाज लखनऊ पैक्ट, मुआहदा लखनऊ क्या था या मिसाके लखनऊ क्या था, या आपसे वो घुमा भी सकते हैं, आपसे वो यहाँ पे हो सकता है मे भी वो आपसे कह देंगे भाई एनी 4 पॉइंट्स। बहुत कम पूछा जाता है ये सवाल भी, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था कि हम किसी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपके सेकेंड ईयर का मामला है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि चलो आपने कुछ गलती की, सप्ली लग गई, सेकेंड ईयर में दे देंगे, जान छूट जाएगी। लेकिन सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं होता। अगर आपने सेकेंड ईयर में अल्लाह ना करे आपका पेपर रुकता है तो आपको फिर सप्ली के बाद इंतज़ार भी करना पड़ता है। ठीक है जी, जिसमें बड़े मामला आगे ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है जी, लेकिन हमें हर चीज़ को अपने सामने से गुजारना है। ठीक है जी, आगे चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई अमरीन? अच्छा जी, सबसे ज़बरदस्त सवाल, मुस्लिम लीग। ये जो क्वेश्चन है ना कई तरह से आता है। आप लोगों ने अब तक 10 ईयर्स में कितने तरह से देखा है क्वेश्चन? जी, कोई बताएगा मुझे कितने तरह से देखा आपने क्वेश्चन? अच्छा बेटा, मुस्लिम लीग आपके पास तकरीबन जो ना आपके 10 ईयर्स के अंदर तकरीबन 3 से 4 तरीक़ों से आपसे पूछा गया। मुस्लिम लीग कब और क्यों बनी, मुस्लिम लीग का मकसद क्या था, ठीक है जी, उसके अलावा मुस्लिम लीग किस तरीके से मुसलमानों को आगे लाना चाहती थी, ठीक है जी, और मुस्लिम लीग ने किस किस किस्म के मुसलमानों को फ़ायदे दिए। अच्छा, ये जो 2 सवाल मैंने आपको आखिर में बताया ना, ये बात ये आती है कि ये सवाल इनसे बन सकते हैं। अगर हम फ़वाइद में चेक करें ना, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को जो फ़ायदे दिए, तो मुसलमानों के जो फ़ायदों की जो सबसे पहली फहरिस्त शुरू होती है ना, और सबसे पहला फ़ायदा ये था लखनऊ पैक्ट, मिसाके लखनऊ। इसके अलावा जब मुस्लिम लीग बन गई, मुस्लिम लीग को बने हुए एक अरसा हो गया, एक टाइम हो गया, तो फिर लोगों ने मुस्लिम लीग को समझना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग के मकसद उनको पता चलना शुरू हो गया। जब मुस्लिम लीग का मकसद पता चल गया तो असल चीज़ जो थी ना मुस्लिम लीग की, वो ये थी कि एक प्लेटफॉर्म बनाना और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुस्लिम लीग को लाना या मुसलमानों को लाना, ताकि मुसलमान क्या कर सकें, अपनी आज़ादी के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपनी बेसिक चीज़ों के लिए, अपने मामलात के लिए, अपने मज़हब के लिए, अपने कल्चर के लिए अपना हक जो है वो मांग सकें। वरना इससे पहले क्या था, मुस्लिम लीग से पहले, कि मुसलमानों के हक के ऊपर क्या डाका डाला जाता था, या मुसलमानों के हकों को दबाया जाता था, या मुसलमानों के हुकूक की पामाली की जाती थी, मुसलमानों के हुकूक को जो है वो नज़रअंदाज किया जाता था, मुसलमानों के मामलात को नहीं देखा जाता था। तो मुस्लिम लीग के अब जो आपके पास सवाल बनता है, आपके जो 10 ईयर्स में मौजूद है, कि मुस्लिम लीग कब और क्यों बनी, ठीक है जी। और कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है, मुस्लिम लीग के जो शख्सियत शामिल थी मुस्लिम लीग को बनाने में, उनके भी बताएं। जब आपके पास मुस्लिम लीग का सवाल आएगा, अच्छा ये कभी आपके पास, मैं आपको फिर बता दूं, इसका कभी कभार आपसे नोट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार इससे आपसे नोट भी पूछ लिया जाता है। और उस नोट में होता क्या है, नोट आपको फिर सब बताना है, रीजंस, मुस्लिम लीग की डेफिनेशन, या मुस्लिम लीग का मकसद, मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड, मुस्लिम लीग को किन लोगों ने बनाया,
मुस्लिम लीग का मकसद क्या था? बात वही आ गई कि अगर हम देखें पाकिस्तान स्टडीज़ में कोई भी क्वेश्चन देखें ना शॉर्ट वाला, तो उसमें सब में 4 हेडिंगें बनती हैं, लेकिन जब आप उनको बयान करना शुरू करोगे तो अगर आपको फॉर एग्जांपल वही चीज़ लॉन्ग में आ जाए तो वो 4 से हेडिंग 8 हो जाएंगी खुद ही। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था एक तरीक़ेकार कि अब फॉर एग्जांपल अब आपके मुस्लिम लीग में जैसे कि एक आ गया कि भाई मुस्लिम लीग को बनाने वाले जो शख्स थे जिनका नाम था नवाब मोहसिन उल मुल्क और नवाब वक़ार उल मुल्क, ऐसी है? सही है। अब आप बताओ नवाब मोहसिन उल मुल्क कौन थे? हेडिंग बन गई खुद ही। मोहसिन उल मुल्क कौन थे और वक़ार उल मुल्क कौन थे? राइट्स कौन कौन से थे? आपने राइट्स की हेडिंग डाली मुसलमानों की कि भाई मुसलमानों को ये राइट्स चाहिए थे। ठीक है जी, यहाँ तक चल रहा है आप लोगों का। देखिए खुद ही हेडिंग आपकी क्या होती जा रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है ना। तो ये तरीक़ेकार है हेडिंग्स को बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का? अच्छा जी, हमारे पास प्रोविंसेस के बारे में जो है वो पूछा जाता है। हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोविंसेस हैं उसमें हमारे पास सिंध और पंजाब, इन 2 के बारे में पूछा जाएगा। मैं ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। सिंध और पंजाब पाकिस्तान की तारीख़ में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस या प्लेसेस की हैसियत रखते हैं। अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला जो इजलास था या जलसा था ना, या पहला जो मीटिंग थी वो सिंध में कराची में हुई थी। ठीक है जी। अगर हम देखें पाकिस्तान की जो संग बुनियाद थी, पाकिस्तान देखें 1939 तक 1937 तक जितने भी इवेंट्स हमारे पास गुजरे ना, उसमें देखो अलहदा रियासत का तो सॉरी अलहदा जगहों का तो जिक्र था, अलहदा प्रोविंसेस का तो जिक्र था, मगर अलहदा मुल्क का जिक्र नहीं था। लेकिन जब 1937 के इलेक्शन में जब धांधली देखी गई, चिटिंग देखी गई, मामला ख़राब होते हुए देखे गए ना, तो फिर 1940 में एक चीज़ को रखा गया, और वो चीज़ क्या थी कि अब हमें क्या चाहिए, अलहदा मुल्क चाहिए, अलहदा रियासत चाहिए हमें। और उसका जो पहला बड़ा इजलास हुआ था, वो पहला इजलास या बड़ा इजलास जो है वो पंजाब में लाहौर में हुआ था 1940, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च। ठीक है जी, ऐसे ही। ठीक, इसलिए सिंध और पंजाब की जो है वो इम्पोर्टेंस है। आगे बताएं बेटा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास सवाल आता है, जो पूछ लिया जाता है हम लोगों से, 4 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स। अच्छा, अगर मैं आपको पहले की बात बताऊं तो तकरीबन आज से 5-7 साल पहले की बात है। ये 14 पॉइंट्स कभी कभार लॉन्ग में आया करते थे। ठीक है जी, आपके शायद किसी ने आपको बड़ों ने बताया होगा कि हमारे तो पहले ये पूछे पूरे जाते थे 14 पॉइंट, मैंने भी करे भाई। ठीक है जी, क्लास 9 में पाकिस्तान स्टडीज़ थे, उसमें हमारे 9 तक में 14 पॉइंट पूरे पूछे जाते थे लॉन्ग में, और अक्सर आता था एक क्वेश्चन। जैसे इस वक्त पाकिस्तान स्टडीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आप लोगों से लॉन्ग में पूछे जाते हैं, वो 2 क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। 3 है, सॉरी 3 है, और 3 में से एक ज़रूर अक्सर पूछा जाता है। एक आपसे कल्चर ऑफ पाकिस्तान पूछा जाता है, एक आपसे उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज पूछे जाता है, और थर्ड आपसे इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम 1940 टू 47। ये तीनों सवाल आपको कभी ना कभी हर साल आपको नज़र आएंगे। इन तीनों में से कोई ना एक सवाल नज़र आता है। इसी तरह उस वक्त की अगर बात मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास किसी के पास 20 ईयर्स पुराना या 25 ईयर्स पुराना अगर मतलब साला जो है वो आपके पास 25 ईयर्स आपके पास हो, तो उसमें आप देख सकते हैं तकरीबन 2011 से पहले तक जो ना 14 पॉइंट आपके पास लॉन्ग में पूछे जाते थे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था उस वक्त। अच्छा, जब देखा गया कि 14 पॉइंट बच्चे जो है इसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं, असल में इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या 14 पॉइंट में, इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बड़ी अजीब सी और बड़ी हार्ड किस्म की जो है वर्डिंग है। तो इसमें क्या था, बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते थे या पूरा इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते थे। ठीक है जी, फिर इन 14 पॉइंट को 9 पॉइंट्स में चेंज कर दिया गया कि बच्चों को लॉन्ग में 9 पॉइंट्स करना होते थे। बच्चे 9 पॉइंट भी नहीं कर पाए। उसके बाद अब इस 14 पॉइंट को शॉर्ट में डाल दिया गया
इसके 10 पॉइंट जो है वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं, और सिर्फ अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 4 पॉइंट पूछे जाते हैं कि राइट डाउन 4 पॉइंट्स फ्रॉम 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कि कोई भी 4 पॉइंट बता दें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 नुकात में उन्होंने कहे थे। और सबसे अच्छी चीज़, जैसे ही किसी टीचर के पास ये पहुंचता है पेपर या ये सवाल जब पहुंचता है तो वो पहला सवाल तो वैसे ही जो है वो इसका पहला पॉइंट खुद ही क्लियर कर देता है, क्योंकि इसका जो पहला पॉइंट है ना वो हमेशा से सच ही होता है। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सिंध को बम्बई से अलहदा किया जाए, पहला पॉइंट सबसे अच्छा। बाकी 3 पॉइंट जो है वो नॉर्मल होते चले जाते हैं। ठीक है जी, आगे चलो, सही है भाई। अच्छा, अब कौन सा रह गया हमारे पास? इलाहाबाद एड्रेस। ठीक है जी, हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलाहाबाद एड्रेस 1930। अच्छा, ये जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको एक दफ़ा ज़रूर अपनी नज़रों से इनको जो ना गुजारना है। ठीक है जी, अभी मैं आपको आखिर में इनके चांसेस भी बताऊंगा इंशाल्लाह, ये जो क्वेश्चंस हैं वो कितने % इंशाल्लाह आप लोगों के चांसेस हैं 2023 पे पेपर में आने में। बाकी देखिए अल्लाह मालिक है, हम तो सिर्फ अंदाज़े लगा सकते हैं, बाकी हमारे अंदाज़े कहाँ तक सच हैं, अल्लाह ताला कितनी हमें कामयाबी देता है, वो सब ऊपर वाला अल्लाह ताला जानता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह। इलाहाबाद एड्रेस 1930 में एक जलसा होता है इलाहाबाद में, और अल्लामा इकबाल ने वहाँ पे एक स्टेटमेंट दी थी, जो स्टेटमेंट हद से ज़्यादा मशहूर हो गई थी। ठीक है जी, यह बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी वो स्टेटमेंट, कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैं ये देख रहा हूँ कि एक दिन सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और NWFP एक स्टेट बन जाएंगे मिलकर। ठीक है जी, इस तरह की मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। ठीक है जी, या उनका एक इलाहाबाद एड्रेस था। इसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है कि इलाहाबाद एड्रेस का एक छोटा सा बैकग्राउंड बताना है, या छोटा सा आपको तारुफ बताना है, और अल्लामा इकबाल की वो बता देनी है आपको स्टेटमेंट। ये आपका सॉल्व यहीं पर ही क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास? अच्छा जी, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट इवेंट फ्रॉम 1942 47, 1940 से 1947 तक के अहम सियासी वाक़यात। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अगर हम इवेंट्स को देखें तो हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स बनते हैं भाई? हमारे पास कौन कौन से इवेंट्स बनते हैं? बेटा ये अभी तक चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है आप लोगों का। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आपके पाकिस्तान स्टडीज़ का तकरीबन 60 to 65% पेपर जो आपका इससे बनता है। ठीक है जी, हमारे पास इम्पोर्टेंट इवेंट फ्रॉम 1942 47, अगर हम इसमें चेक करें 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है जी, 1942 क्रिप्स मिशन, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। ठीक है जी, 1944 गांधी जिना टॉक, 1945 शिमला कॉन्फ्रेंस, 1945 यूनाइटेड नेशन बनी थी इसमें। ठीक है, 1945
इलेक्शन 1946 इलेक्शन, ठीक है जी। 1946 जी बेटा, 1946 आपके पास लॉर्ड वेवल या हम कैबिनेट विजन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद 1947 3 जून प्लान, ठीक है जी। 1947 रेड क्लिफ अवार्ड, रेड क्लिफ अवार्ड। 1947 इंडिपेंडेंस डे। कितने हेडिंग्स हो गए जरा देखिएगा। 12। कितनी हो गई? 12 हेडिंग्स हो गई आपके पास। लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी, क्या लिख देंगे? इंट्रोडक्शन, तो आपके पास टोटल 13 हेडिंग्स हो जाएंगी। यस, ये आप लॉन्ग में करेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मे बी अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं याद, आपके 1940 इसके शॉर्ट की तैयारी हो गई, किर्स मिशन की शॉर्ट की तैयारी हो गई, 3 जून प्लान की शॉर्ट की तैयारी हो गई, रेड क्लिफ की शॉर्ट की तैयारी हो गई, शिमला कॉन्फ्रेंस कभी कभार पूछ लिया था उसकी तैयारी हो गई आपकी, ठीक है जी। और इसके अलावा कभी कभार जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तो उस वक्त आपसे इसका भी पूछ लिया जाता है, इलेक्शंस का। तो आपके 1 2 3 4 5 6 शॉर्ट क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हो जाएगी इस एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि छोड़े नहीं, करना सब है। और फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई, हमारे पास जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और जब आपको वही वाली बात है, बाय 1 गेट 6 वाला जब आपको प्रोसीजर मिल रहा है या आपको एक पैकेज मिल रहा है, तो आप क्यों परचेज नहीं कर रहे या क्यों नहीं ले रहे? आप एक याद कर लें, 6 शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी हो गई। अल्लाह ना करे, देखिए मैं आपको 10 ईयर अपनी खोल के देख लीजिएगा, किसी भी साल में इन 6 के 6 क्वेश्चंस में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन आपके पास हर साल पूछे जाते हैं शॉर्ट में। 1940 हो, क्रिप्स मिशन हो, या आपके शिमला कॉन्फ्रेंस हो, या इलेक्शंस हो, या आपका 3 जून प्लान हो, रेड क्लिफ भी तो था, रेड क्लिफ भी है, ठीक है जी। ये आपसे पूछा जरूर जाता है। आपका तो बेटा गुड लक ये है कि आप तो माशाल्लाह से 2023 में पहुंच चुके हैं, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। वरना पहले जो ना, अगर आप देखें पुराने वक्तों में, तो या पुरानी 10 ईयर्स के ना 1930 से 1947 तक पूछे जाते थे इवेंट्स जी। जो 10 ईयर्स खोल के देखें अपनी, 10 ईयर्स नहीं मतलब पिछले जो 20 ईयर्स हैं खोल के देखें, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा 30 से 47 तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। चॉइस पे नहीं होता था बेटा, अगर आप इसको चॉइस पे छोड़ोगे तो आगे उससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता था, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? आई थिंक चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है, यकीनन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात आती है सर, आप हमें ये बताएं कौन सा हम जो है वो याद करें क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है जी। देखिए बेटा, अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको याद करना तो ज़्यादा अपने लिए बेहतर समझिएगा और इससे आगे ना बढ़िएगा, ठीक है जी। समझ में आई बात? इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें, हमारे पास अगर हम और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है जी, जो हमें जो है वो करना है, और करना क्या, लाजमी करना है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को अब शॉर्ट बता दूं चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट है, सुन ले इंपॉर्टेंट बेटा, वो टॉपिक है। अब ज़रा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट 2023 के लिए पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है भाई।
आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, कंडीशन ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। इसके अलावा कभी आपसे वो सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस पूछ लेते हैं, ठीक है जी, सही है भाई, ठीक है। और टू नेशन, अच्छा बेटा आप लोग समझ लोगे, मैं इंपॉर्टेंट आपको एक दो बताऊंगा, मैंने आपको बताया था अभी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इसमें से तो बेटा 100% पेपर बनता है, ये तो अपने जहनों से आप निकाल दो। अगर 4, 5, 6, 7 से लेकर 10 तक भी अगर आप याद करते हो ना, तो उसमें से कोई इतना खास पेपर आपका नहीं बनता। लेकिन अगर आपने 1, 2, 3 छोड़ दिया ना, तो इसका मतलब ये कि आप पाकिस्तान स्टडीज़ में 100% फेल हो गए। मैं 100% की बात कर रहा हूँ, 100% फेल हो गए। आप अपने MCQs उठा लो, आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन उठा लो, आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन उठा लो, वो आपके बनते ही 1, 2, 3 से, 3 ने से फिर भी 3 बनते हैं क्वेश्चन आपके, लेकिन 1 और 2 से तो आपके बहुत बनते हैं, ठीक है जी। यकीनन आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आ गई होगी मेरी बातें जो मैंने आज आप लोगों को बताई। बाकी वो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड नहीं किया उसकी कुछ चीज़ें, वरना आप लॉन्ग क्वेश्चन जब याद करेंगे वही वाला जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया 1940 to 47, उसमें काफ़ी सारे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट की तरफ लेके जाऊँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये होगा 2 और 3 में दोनों आपको जो है वो फिनिश करवाऊँ इंशाल्लाह।